क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 2 हम लोग देखते हैं। क्लास 1 में हमने देखा था कि नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस लाया था। क्लास 2 में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी मतलब हमारा हो गया 1800 से 1900 18th सेंचुरी, और मिड 18th सेंचुरी मतलब 1850 के आसपास 30 से 50 ऐसे करके हम लोग समझ सकते हैं। तो मिड 18th सेंचुरी में क्या था कि कोई नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में जैसा हम अभी जानते हैं। जैसे अभी हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड जानते हैं, वैसे नहीं था मिड 18th सेंचुरी में। जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन्स। ये जो हमारे डचेस हैं ये वो टेरिटरीज़ हैं जिसमें ड्यूक मतलब रूल करते थे, ड्यूक रूल करते थे, और कैंटन्स होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, है ना, लार्जर एम्पायर में। उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते थे उनको कैंटन्स कहते थे। तो ये जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ये किंगडम्स, डचेस या कैंटन्स, इनमें ये डिवाइडेड थे। हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। तो इनके रूलर्स की टेरिटरीज होती थी। तो ये डिवाइडेड थे, ये ऐसे यूनिफाइड नहीं थे मिड 18th सेंचुरी में। द पीपल्स डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कॉमन आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो उसमें जो पीपल थे वो सब एक कॉमन आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर शेयर नहीं करते थे। कुछ ग्रुप एक कल्चर, एक ट्रेडिशन, कुछ अलग, है ना, तो ऐसे होता था। पीपल्स, अब देखिए यहाँ पर पीपल्स है, वैसे पीपल होता है प्लूरल, लेकिन पीपल्स मतलब होता है डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस के पीपल को हम लोग पीपल्स बोल देते हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, है ना, तो डिफरेंट लैंग्वेज होते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते थे उनके। Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. तो वह एम्परर के राज्य में रहते थे, बस इसलिए वो एक साथ रहते थे, मतलब एक टेरिटरी के अंदर थे। ऐसे उनके कल्चर्स अलग अलग थे, लैंग्वेजेस अलग अलग थी, पर उनका एक कॉमन रूलर था, बस इसीलिए वो एक साथ थे, मतलब एक टेरिटरी के अंदर थे, है ना। वरना अगर हम लोग लैंग्वेजेस की बात करें, एथनिक ग्रुप्स की बात करें, तो वो सब बहुत ही अलग अलग थे ट्रेडिशंस। अब ये जो डिफरेंसेस थे तो ये ईजिली प्रमोट नहीं करते थे पॉलिटिकल यूनिटी, है ना, उनके बीच में। तो इसी कारण क्या हुआ कि आगे हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, इसको सामने लाया गया, ठीक है। और ऐसे एक नेशनलिज्म का, हम कह सकते हैं नेशनलिज्म के कारण नेशनल स्टेट फिर धीरे धीरे फॉर्म हुए। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो एक मिडिल क्लास हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, है ना, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली एरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास इन यूरोप। तो जो एरिस्टोक्रेट्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, है ना, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, रॉयल फैमिली से संबंध रखते थे, या फिर जो वेल्दी थे, है ना, ये सब जो एरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स थे वो एक डोमिनेंट क्लास थी पूरे यूरोप में। ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। तो कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज़ में, और टाउन हाउसेस, तो टाउन हाउसेस वो ओन करते थे, रूरल एरियाज़ में प्लॉट्स ओन करते थे, है ना, एस्टेट्स ओन करते थे, जहाँ पर सर्व्स काम करते थे, लेबरर्स वहाँ काम करते थे। तो एरिस्टोक्रेसी जो था वो न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप था। तो ये न्यूमेरिकली क्या था, स्मॉल था, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी में मतलब हम कह सकते हैं जो हाईएस्ट क्लास थी, है ना, किसी भी सोसाइटी में जो हाईएस्ट क्लास थी, वहाँ के जो मेंबर्स थे उनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले हुए थे, और फिर वो काम करवाते थे। जैसे थर्ड स्टेट हमने देखा, तो उसमें ज़्यादातर पेजेंट्स वगैरह थे, तो वो इन्हीं के लैंड पर काम करते थे, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी दे स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेटिक पर्पसेस एंड इन हाई सोसाइटी। तो वो ज़्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। तो उनके बीच में मैरिजेस होती थी जिससे वो टाई मतलब और स्ट्रांग होता था, वो ऐसे कनेक्टेड रहते थे एक दूसरे की फैमिलीज से। अब लेकिन जो मेजॉरिटी पीपल थे वो पीजेंट्री थे, वो स्मॉल लेबरर्स थे, है ना, पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी। वेस्टर्न यूरोप में टीनेंट्स और स्मॉल ओनर्स थे। टीनेंट्स वो हो गए जो कुछ समय के लिए उधार पे लेते हैं लैंड काम करने के लिए, जो फार्मर्स होते हैं स्मॉल फार्मर्स, या फिर स्मॉल ओनर्स थे, तो जिनके पास बहुत ही कम लैंड होता था वो स्मॉल ओनर्स या फार्मर्स थे वेस्टर्न यूरोप की तरफ। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो है वहाँ पर वास्ट एस्टेट्स कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। तो जो एरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स थे उनके वास्ट एस्टेट्स थे, वो ओनर्स थे, और उसमें सर्व्स काम करते थे, ठीक है। तो मेजॉरिटी पेजेंट्री थी, मेजॉरिटी जो पीपल थे वो पीजेंट्स थे।
अब क्या हुआ कि वेस्टर्न और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप में, ठीक है, मेनली इंग्लैंड, ब्रिटेन, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड, तो ट्रेड इमर्ज हुआ, ट्रेड जो ट्रेडर्स थे वो इमर्ज हुए, ठीक है, तो एक न्यू ट्रेडिंग क्लास, मिडिल क्लास इमर्ज हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ, growth of towns, emergence of commercial class whose existence was based on the production for the market, तो मार्केट में जो प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन करते थे, सेल करते थे, तो एक ट्रेडर्स की क्लास इमर्ज हुई, कमर्शियल क्लास, ठीक है। न्यूज़ तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण न्यू सोशल ग्रुप हुआ, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल, तो एक तो वर्किंग क्लास जो इंडस्ट्री में डिफरेंट मशीन्स होते हैं उनको चलाएंगे, जो काम करेंगे वहाँ पर, और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल जो मैनेज करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है, तो नए सोशल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, It was among the educated liberal middle classes that the ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity, ठीक है, तो जैसे एक मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा था तो वहाँ भी हुआ था, यहाँ भी सिमिलर मिडिल क्लास का एक इमर्जेंस हुआ, मतलब मिडिल क्लास इमर्ज हुआ जो लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास था, और उनमें भी आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी और एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो प्रिविलेजेस दी जाते हैं उनके खिलाफ क्या हुआ कि उन लोगों को ये सही नहीं लगा, ठीक है, तो वो भी चाहते थे इसका एबोलिशन हो, तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी रेस्ट ऑफ यूरोप में भी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज हुआ वो भी प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ ये सब नहीं चाहते थे, वो इक्वालिटी चाहते थे, नेशनल यूनिटी चाहते थे, है ना, तो ये हमारा हुआ। तो इसलिए आप फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप इसको कनेक्ट कर पाइएगा। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, तो लिबरल नेशनलिज्म क्या था, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म मतलब होता है फ्रीडम, तो एक तरह से फ्रीडम, तो फ्रीडम और नेशनल यूनिटी ये दोनों बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टेड थे। तो जो न्यू मिडिल क्लास था उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, तो इंडिविजुअल का फ्रीडम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नई मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास इमर्ज हुई, तो उसके लिए लिबरलिज्म मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल का फ्रीडम और साथ में इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब यहाँ पर पॉलिटिकल लिबरलिज्म, सोशल और इकोनॉमिकल, इसका क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म मतलब है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब लोगों की राय, मतलब लोगों के अनुसार गवर्नमेंट, तो एक तरह से वोट, इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, लोगों का रिप्रेजेंटेशन करे गवर्नमेंट जिनको वो इलेक्ट करे। तो सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमने देखा था कि ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो सब क्या चाहती थी, वो चाहते थे कि जो क्लरिकल प्रिविलेजेस है, फ्यूडल सिस्टम में जो क्लर्जी, नोबिलिटी, इनको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो नहीं रहे, ऑटोक्रेसी इसका एंड हो, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का फॉर्मेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म हुआ था, उसी तरह ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिप्रेजेंटेटिव हो गवर्नमेंट का, ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन हो थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशन हो। इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, तो हमने देखा था वुमेंस को राइट टू वोट नहीं मिला था, ठीक है, बहुत संघर्ष करना पड़ा था उनको, तो उनको अभी भी पैसिव सिटीजन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पैसिव सिटीजन माना गया था, राइट टू वोट नहीं मिला था उनको। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सल सफरेज या राइट टू वोट दे दिया गया। Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements and demanding equal political rights, तो उनको equal political rights नहीं दिया गया था, right to vote नहीं दिया गया था, passive citizens की तरह उनको रखा गया था। तो 19th सेंचुरी और अर्लियर 20th सेंचुरी में वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन जिनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, लैंडलेस जो होते हैं, वो ऑपोजिशन और रिवोल्ट्स, मूवमेंट्स ये सब ऑर्गेनाइज करते रहे, डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इकोनॉमिकली, तो लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिकली क्या था, तो इकोनॉमिकली द फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट
इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। तो गुड्स एंड कैपिटल्स में टैक्स लिया जाता था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोक टोक थी, है ना, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस थे। तो जो बिजनेस क्लास था वो इकोनॉमिकली चाहता था कि ये सब रेस्ट्रिक्शंस हटाए जाए और आसान किया जाए गुड्स और कैपिटल्स का मूवमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब जब नेपोलियन का रूल था, तो वहाँ पर जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे वो नेपोलियन के अंडर थे। तो नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स में से अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, तो 39 स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया और 39 स्टेट में हर स्टेट की अपनी एक करेंसी थी और अपनी वेट एंड मेजर्स थे, मतलब अलग अलग उनके यूनिट थे, मतलब मेजर अलग अलग थे, ठीक है। जैसे एक यूनिट किसी एक जगह पे कुछ और होगा तो दूसरी जगह पे थोड़ा सा अलग होगा। मान लेते एक जगह पे 50 सेंटीमीटर है तो एक जगह पे 55 सेंटीमीटर है, फिर तीसरी जगह जाएंगे तो 60 हो सकता है, किसी जगह 52 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके अपने वेट्स और मेजर्स थे कि वो लोग कैसे मेजर करते हैं एक यूनिट को। तो जब सेल्स ऑफ गुड होता था वन स्टेट टू अदर, तो कस्टम ड्यूटी लगती थी कस्टम बैरियर्स पे। तो बहुत सारे कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता था गुड्स को सेल करने के लिए, और हर कस्टम बैरियर पे कस्टम ड्यूटी लगती थी। ड्यूटीज़ वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। तो जो टैक्स लिया जाता था वो गुड्स के मेजरमेंट या वेट्स के अनुसार लिया जाता था। एज ईच रीजन हैज its own system of weights and measures, this involved time consuming calculation। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता था। किसी और जगह एक यूनिट 50 सेंटीमीटर है तो उसके अनुसार कैलकुलेट करके टैक्स लिया जाता था। फिर अगले कस्टम बैरियर में एक यूनिट 60 सेंटीमीटर है तो उसके अनुसार टैक्स लिया जाता था। तीसरे जगह मान लेते हैं 57 यूनिट्स है तो उसके अनुसार। तो टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ही दिक्कत होती थी इसमें। तो यहाँ तक हमने देखा टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। ऑब्स्टिकल्स टू द इकोनॉमिक चेंज एंड ग्रोथ। तो जो बिजनेसमैन थे, जो इकोनॉमिक ट्रेडर्स की क्लास थी, तो उनको ये ऑब्स्टिकल लगते थे, बहुत ही दिक्कत होते थे इकोनॉमिक चेंज और एक्सचेंज और ग्रोथ में। तो इकोनॉमिकली जब वो एक्सचेंज करते थे गुड्स और कैपिटल्स, उसमें दिक्कत आती थी, और ऐसे ग्रोथ भी वो लोग मानते थे ग्रोथ में भी ये एक ऑब्स्टिकल है। न्यू मिडिल क्लास आर्ग्यूड फॉर क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। तो वो चाहते थे एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मिले, अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स कैपिटल्स एंड चार्ट, ठीक, कैपिटल एंड पीपल, ठीक है। तो गुड्स, पीपल, कैपिटल ये सब मूव कर पाए, है ना। तो एक यूनिफॉर्म इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए, इतने सारे टैक्स, इतने सारे कैलकुलेशंस वो नहीं चाहते थे। अब 1834 में क्या हुआ, अ कॉमन यूनियन की शुरुआत हुई एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया एक बहुत ही पावरफुल मेजर पावर था यूरोप का। तो प्रूशिया के इनिशिएटिव पे कॉमन यूनियन का शुरुआत हुई, कॉमन यूनियन की, और इसको बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने ज्वाइन किया। इट वॉज ज्वाइन बाय मोस्ट जर्मन स्टेट्स एंड इट रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। तो जो 30 करेंसीज थी उसको 2 में रिड्यूस किया गया, और साथ में क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज़। तो रेलवेज़ का नेटवर्क बनाया गया जिससे आसानी से गुड्स और कैपिटल्स का एक्सचेंज हो सके। एंड इट एबोलिश टैरिफ बैरियर्स। जो टैरिफ बैरियर्स थे इतने सारे, उसको एबोलिश किया गया, हटाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक है, तो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म था, मतलब उनके अनुसार कि जब इतनी सारी करेंसीज को हटा के 2 कर दिया गया, और फिर जो बैरियर्स थे, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं टैरिफ्स थे, उन सबको हटाया गया। तो इससे एक इकोनॉमिकल नेशनलिज्म ये स्ट्रेंथन हुआ, और इसके कारण जो वाइडर नेशनलिस्ट थे उस मूवमेंट को भी एक तरह से सपोर्ट मिला। जो और भी पॉलिटिकल नेशनलिज्म, सोशल नेशनलिज्म था, उसको भी सपोर्ट मिला जब इकोनॉमिक नेशनलिज्म धीरे धीरे अचीव होने लगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्लास 2 देखा। क्लास 2 में हमने और कुछ बातें डिस्कस की। क्लास नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ये सब के बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्लास नंबर 2 में हमने कुछ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, सोशल, पॉलिटिकल, इन सब के कंटेक्स्ट में लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है उसको डिस्कस किया, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 2 पूरी की। अगली वीडियो में क्लास नंबर 3 और अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 को कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आगे बढ़ेंगे।